हेलो स्टूडेंट, चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि गिवन है। सो दैट द फंक्शन f सच दैट r गोज टू x बिलोंग टू r, जहाँ पे x की वैल्यू है -1 to 1, डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू x अपान 1 प्लस मॉड x, जहाँ पे x बिलोंग टू रियल नंबर है, इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। हमें इस फंक्शन को दिखाना है कि ये 1 1 फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। ठीक है, तो और एक बात यह है कि यहाँ पे जो ये डोमेन है और ये को डोमेन है, को डोमेन की जो लिमिट दे रखी है x की वो -1 to 1 है। रियल वैल्यूज तो बिलोंग कर रहा है लेकिन लिमिट दे रखी है -1 to 1, इसके बाहर नहीं होगा। ठीक है, तो इसी बात को लिखते हैं f सच दैट r गोज टू, अब डायरेक्ट इसी बात को लिख देते हैं x लेस देन -1 to 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। इसमें एक चीज और है, यहाँ पे मॉड x है, तो मॉड x क्या करता है, हमेशा दो वैल्यू देता है, एक +1 और एक -1 देता है। तो इसके हिसाब से हमारे पास दो कंडीशन बन जाएगी, एक केस फर्स्ट ले लेंगे +1 के लिए और केस सेकंड ले लेंगे माइनस के लिए। दोनों केस को लेकर के हम 1 1 और ऑन टू दोनों को प्रूव करेंगे। तो थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो मॉड x की कंडीशन क्या होती है, मॉड x प्लस x होता है कब, वेन x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो, माइनस x होता है जब x लेस देन 0 हो। यानी कंडीशन आप सभी को पता है, मॉड x दो वैल्यू देता है। अब केस फर्स्ट में देखते हैं, केस फर्स्ट में क्या है, वेन x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, जब हमारा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तब देखते हैं इसमें 1 1 फंक्शन क्या होगा। 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन के लिए क्या होता है, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 होना चाहिए, वेयर x1 एंड x2 बिलोंग टू क्या होना चाहिए, रियल वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हमारा जो फंक्शन है f ऑफ x1, इसमें x में पुट कर देते हैं और हमने मान लिया कि x ग्रेटर देन 0 है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड x प्लस x आएगा। तो यहाँ पे x1 अपान 1 प्लस x1 हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे x2 अपान 1 प्लस x2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, x1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 प्लस x1 x2 इज इक्वल टू x2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 प्लस x1 x2। यहाँ पे देखिए x1 x2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा x1 इज इक्वल टू x2 और हमारा x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 1 फंक्शन है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है, ये 1 1 फंक्शन हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, इसमें ऑन टू चेक करेंगे। ऑन टू चेक करने के लिए क्या कंडीशन होती है, ऑन टू फंक्शन चेक करेंगे कि ये ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है। ऑन टू के लिए होता है fx इज इक्वल टू वाई, एफ एक्स इक्वल टू वाई, और y क्या होगा, हमारा x ग्रेटर देन 0 हो तो यहाँ पे y भी हो जाएगा ग्रेटर देन 0। ठीक है, आप एफ एक्स की वैल्यू जो हमारा फंक्शन गिवन है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा x अपान 1 प्लस एक्स। प्लस क्यों आया, क्योंकि हमने पहले ही कंडीशन मान ली है x ग्रेटर देन 0 की। ठीक है, तो यहाँ प्लस आ रहा है, प्लस x अपान 1 प्लस एक्स इक्वल टू वाई। अब जो हमारा फंक्शन है अभी तक x के फॉर्म में है, अब हम चेंज कर देंगे फंक्शन, y के फॉर्म में कर लेंगे फंक्शन। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x इक्वल टू वाई इंटू 1 यानी y प्लस एक्स इंटू वाई यानी एक्स वाई, ये हो जाएगा। यहां से एक्स वाई इधर लेके आएंगे तो x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। x कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। यहां से आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी y अपान 1 माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन x तभी अनडिफाइंड होगा जब y की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। और हमारी y की वैल्यू जो लिमिट दे रखी है वो क्या दे रखी है, -1 to 1 दे रखी है, -1 to 1। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, y ग्रेटर देन 0, यानी हमारी कोई भी वैल्यू 0 से और 1 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू आप पुट करते हैं इसमें, तो ये हमारी जो भी वैल्यू आएगी वो रियल वैल्यूज देगा। और अगर ये रियल वैल्यूज देता है, x रियल वैल्यूज मिलती है, तो क्या हो जाएगा, हमारा ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि 0 to 1 हमेशा एक क्या देगा, 1 पे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि 1 पे तो ये 0 हो जाएगा और अनडिफाइंड बन जाएगा। तो 0 से बड़ा हो लेकिन 1 से छोटा हो,
इतनी में कोई वैल्यू अगर आप पुट करते हैं तो हमेशा रियल वैल्यूज आएगी, और रियल वैल्यूज अगर x मिल रही है तो x हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑन फंक्शन हो जाएगा। तो पहली कंडीशन x ग्रेटर देन 0 के लिए हमने 1 देख लिया, 1 फंक्शन भी है और ऑन फंक्शन भी है। अब दूसरी केस देखते हैं जिसमें x लेस देन 0 होगा। व्हेन x लेस देन 0, जब x लेस देन 0 होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, y की जो लिमिट होगी वो भी लेस देन 0 हो जाएगी। केस सेकंड, ये कौन सा केस है, ये केस सेकंड है। तो पहले 1 चेक करते हैं इसके लिए। 1 फंक्शन में देखते हैं क्या होगा। 1 फंक्शन में क्या होता है रूल, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 होना चाहिए, यही है। और x1 x2 क्या है हमारा, बिलोंग टू रियल वैल्यूज होनी चाहिए जो कि डोमेन में गिवन है। यहां से फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, x लेस देन 0 ले रखा है तो मार x हमारा क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे x1 अपान 1 माइनस x1 हो जाएगा इज इक्वल टू x2 अपान 1 माइनस x2 हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है। अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x1 का 1 से करेंगे तो x1 माइनस x1 x2 इज इक्वल टू x2 का 1 से करेंगे तो x2 माइनस x1 x2। यहाँ पे देखिए x1 x2 और x1 x2 सेम है तो ये क्रॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया तो हमारा कौन सा फंक्शन हो गया, ये 1 फंक्शन है। क्लियर होगी बात। अब हम लोग चेक करते हैं ऑन फंक्शन के लिए। ऑन फंक्शन के लिए क्या करेंगे, वही जो हम लोगों ने पिछली बार अभी किया है सेकंड में, fx इज इक्वल टू वाई रखेंगे जहां पे y हमारा क्या लेस देन 0 है। अब fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे x अपान 1 माइनस एक्स, माइनस एक्स क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग x लेस देन 0 की कंडीशन में ले रहे हैं। अब फंक्शन हमारा जो x में गिवन है उसको y में कन्वर्ट कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप इसको, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा y इंटू 1 यानी y माइनस x इंटू वाई यानी एक्स वाई। यहां से एक्स वाई उधर कॉमन ले जाइए, एक्स वाई इधर आएगा तो प्लस एक्स वाई हो जाएगा इज इक्वल टू वाई। यहां से x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y, और x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, y अपान 1 प्लस वाई, यही होगी y अपान 1 प्लस वाई। अब देखिए x अनडिफाइंड कब हो जाएगा, जब y की वैल्यू -1 होगी, जबकि y की हमारी कंडीशन क्या है, लेस देन 0 है, यानी हमारी जो y की वैल्यू है यहाँ पे -1 था, 0 और ये 1 था। लेस देन 0 का क्या मतलब, 0 से कम हो और -1 से ज्यादा हो, यानी इसके बीच की अगर कोई भी वैल्यू रखेंगे आप यहाँ पे, -1 नहीं रखना क्योंकि अनडिफाइंड हो जाएगा, -1 से बड़ा हो और 0 से छोटा हो, यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमेशा ये क्या देगा, रियल वैल्यूज देगा। तो x अगर रियल वैल्यूज होगी तो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है रियल वैल्यूज डोमेन में, तो हमें ये क्या है, फंक्शन ऑन फंक्शन हो जाएगा क्योंकि हमारा वहां पे रियल वैल्यूज दे रखी है। तो 1 फंक्शन प्रूफ हो गया और ऑन फंक्शन भी प्रूफ हो गया। हमने केस सेकंड भी देख लिया और केस फर्स्ट भी देख लिया। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन में गिवन है, सो दैट द फंक्शन f सच दैट r गोज टू r गिवन बाई fx इक्वल टू x क्यूब इज इंजेक्टिव। तो हमें जो फंक्शन दे रखा है, ये एक्स क्यूब फंक्शन जो दे रखा है वो प्रूव करना है कि इंजेक्टिव है या नहीं है। इंजेक्टिव का मतलब होता है कि 1 फंक्शन हमें चेक करना है, क्योंकि 1 को दूसरे फॉर्म में इंजेक्टिव भी बोलते हैं। तो हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब दे रखा है, और सच दैट आर गोज टू आर है, यानी कि हमारा डोमेन भी रियल वैल्यूज है और को डोमेन भी रियल वैल्यूज है। तो 1 प्रूव करने के लिए या इंजेक्टिव प्रूव करने के लिए रूल होता है क्या, हमारा जो रूल होता है वो होता है एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। ये दोनों अगर इक्वल होते हैं, जहां पे वेयर x1 x2 बिलोंग टू क्या है, रियल वैल्यूज है, यानी जो दो एलिमेंट हैं हमारे x1 एंड x2 जो रियल वैल्यू से बिलोंग करते हैं, अगर हमारा fx1 इज इक्वल टू fx2 है तो x1 इज इक्वल टू x2 अगर आ गया तो ये 1 फंक्शन होगा। ये आप लोगों को पता है, ठीक है। तो fx1 क्या हो जाएगा, x1 का क्यूब इज इक्वल टू fx2 हो जाएगा x2 का क्यूब। यहां से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगी। देखिए हमारा एलिमेंट जो हम लोग सोच रहे थे कि डिफरेंट एलिमेंट है, वो डिफरेंट ना होकर के हमारी वैल्यू क्या है, सेम है, यानी x1 इज इक्वल टू x2, तभी हमारा fx1 इज इक्वल टू fx2 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 फंक्शन हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है, 1 फंक्शन, और यही हमें प्रूव करना था, क्योंकि 1 फंक्शन को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। तो ये हो जाएगा इंजेक्टिव फंक्शन। जैसा कि क्वेश्चन गिवन है, गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट x, कंसीडर px which is the set of all subset of x।
यानी हमें एक ऐसा सेट लेना है x जो कि नॉन इम्पटी हो। कंसीडर px यानी एक पावर सेट लेना है x, px जिसे बोलेंगे, विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ x, यानी जो हमने सेट लिया है उसका सबसेट का क्या हो, पावर सेट हो px। डिफाइन द रिलेशन r इन px एज फॉलोज, यानी हमें ऐसा रिलेशन दिखाना है जो कि px का है, फॉर सबसेट ए बी इन px, यानी सबसेट ए बी के लिए पावर जो हमारा पावर सेट है px, ए रिलेशन b इफ एंड ओनली इफ ए सबसेट होगा b का। तो हमारा रिलेशन अगर ए रिलेशन b है तो हमारा सबसेट क्या हो जाएगा, ए सबसेट है b का। इज आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन px, तो क्या ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंट रिलेशन है px पे यानी पावर सेट पे। जस्टिफाई योर आंसर, ऐसा क्वेश्चन कहा गया है। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसा कि गिवन है कि नॉन इम्पटी सेट होना चाहिए x, तो कोई ऐसा हम सेट मान लेते हैं जो कि नॉन इम्पटी हो। तो मान लेते हैं x में एलिमेंट हमारा a और b है। आप चाहें तो इसको और भी एलिमेंट मान सकते हैं, लेकिन हम छोटा रखते हैं ताकि आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो हमारा एक ऐसा सेट है x जो कि नॉन इम्पटी है, यानी इसमें एलिमेंट हैं। तो हमने मान लिया एलिमेंट a है और b है। ठीक है, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसका सबसेट निकालेंगे, क्योंकि कहा गया है ना px विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ x। तो पहले हम इसका सबसेट निकालेंगे। तो सबसेट ऑफ x क्या हो जाएगा, सबसेट पहला बनेगा a, दूसरा b, तीसरा बनेगा a कामा b, चौथा बनेगा फाई, क्योंकि हर किसी सेट का एक सेट हमारा फाई होता है सबसेट। अब हमें क्या निकालना है, इसका पावर सेट लेना है। इसका p ऑफ x इसका क्या होगा, पावर सेट हो जाएगा। अब इसका पावर सेट बनाना है तो क्या हो जाएगा, एक फाई हो जाएगा, और ये हमारा पहला सेट ये हो गया a, दूसरा b, तीसरा हो जाएगा a b। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, px एक पावर सेट बन गया, a कामा b है ये। ठीक है, अब जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया डिफाइन द रिलेशन r इन px एज फॉलोज, सबसेट a कामा b इन px, यानी हमारा कहने का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जो हमारा रिलेशन है वो px गोज टू px है, यानी हमारा रिलेशन किसके हिसाब से होगा, पावर x हमारा डोमेन होगा और पावर x हमारा जो है वही हमारा क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। और जैसा कि गिवन है a रिलेशन b, तो a रिलेशन b का मतलब ये हो गया a कामा b बिलोंग टू r, यानी a रिलेशन b से है, यानी a कामा b बिलोंग टू r है। अगर a कामा b बिलोंग टू r है तो इनके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, a सबसेट होगा b का। ठीक है, अब तो ये कंडीशन दे रखी है कि a कामा b बिलोंग टू r है तो a सबसेट होगा b का। अब एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। इक्विवेलेंस के लिए क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा, हमें पहले दिखाना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या कंडीशन होती है, फॉर ऑल a बिलोंग टू px, हमारा जो एलिमेंट a है वो बिलोंग टू पावर x से है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, a कामा a क्या होना चाहिए, बिलोंग टू r होना चाहिए। यही तो हम पढ़ते थे रिफ्लेक्सिव में, a कामा a बिलोंग टू क्या होना चाहिए, a कामा a बिलोंग टू r होना चाहिए। तो यहां से देखिए हमारी कंडीशन क्या है, a कामा b बिलोंग टू अगर r है तो a सबसेट है b का। इसके हिसाब से देखा जाए अगर a कामा a बिलोंग टू r है तो a सबसेट होना चाहिए a का। तो कोई भी सेट जो हमारा होता है वो खुद का सबसेट होता है। इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्लास 11th में ये चीज पढ़ी थी। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा कि a सबसेट है a का, तो ये ट्रू हो गया। सो इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो उससे ये प्रूफ हो गया कि ये रिलेशन जो हमारा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, क्लियर हो रही बात। अब सेकंड चेक करेंगे सिमेट्री के लिए, सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं है। सिमेट्री के लिए क्या होगा, फॉर एवरी a कामा b बिलोंग टू पावर ऑफ x यानी px, a रिलेशन b है यानी a कामा b बिलोंग टू r है,
तो इससे क्या हो जाएगा, ए सबसेट है बी का। क्लियर है। फॉर एवरी ए कामा बी बिलोंग टू पी एक्स अगर है, तो ए कामा बी बिलोंग टू अगर आर है तो ए सबसेट है बी का। सिमिलरली बी कामा ए बिलोंग टू आर है, जब ए बी बिलोंग टू रिलेशन आर है तो बी कामा ए भी बिलोंग टू रिलेशन आर है। तो इससे क्या होना चाहिए था कि बी सबसेट होना चाहिए था ए का। तो क्या एक बार अगर ये गिवन हमें कि ए सबसेट है बी का, यानी ए सबसेट है बी का क्या मतलब, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, तो क्या बी सबसेट हो जाएगा ए का, बी के सारे एलिमेंट ए हो जाएंगे? ये कभी नहीं होगा। तो बी नॉट सबसेट है ए का। तो यहां से क्या प्रूफ हो जाता है, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ये सिमेट्रिक रिलेशन को शो नहीं करता है। तो यहाँ पे अगर सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है तो यहाँ से प्रूफ हो जाता है ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन को क्या करते हैं, दिखा लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ए कामा बी कामा सी बिलोंग टू पावर ऑफ एक्स है, तो ए कामा बी बिलोंग टू रिलेशन आर है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ए सबसेट हो जाएगा बी का। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देन बी कामा सी बिलोंग टू रिलेशन आर है, तो यहां से क्या होना चाहिए, बी सबसेट है सी का। तो देयरफॉर क्या होना चाहिए, ए कामा सी बिलोंग टू आर है अगर, तो यहाँ पे ए सबसेट होना चाहिए सी का। तो ये क्या हो रहा है, देखिए ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का, तो इनडायरेक्टली क्या हो जाता है, ए सबसेट हो जाएगा सी का, क्योंकि ए के एलिमेंट बी में है और बी के एलिमेंट अगर सी में है तो ए के एलिमेंट पूरे सी में चले जाएंगे। क्लियर हो रही बात ये, तो ए सबसेट हो जाएगा सी का। तो यहां से तो क्लियर हो रहा है कि ये क्या हो जाएगा, एक ट्रांजिटिव रिलेशन शो करता है। सो इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन तो है, लेकिन ये इक्विवेलेंस होने के लिए कंडीशन हमारी सिमेट्रिक फेल हो गई है, सिमेट्रिक में तो नहीं है, नॉट सिमेट्रिक है। तो ये तो प्रूफ हो गया कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन को शो नहीं करता। देयरफॉर इट इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये क्लियर हो रही बात बच्चों, ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को कि ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन को शो नहीं करेगा। तो यही पूछा गया था कि इक्विवेलेंस रिलेशन को शो करता है या नहीं करता है। आई होप आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा, मैंने पूरी तरीके से इसको अच्छे से आप लोगों को समझा दिया है। पावर सेट बताया था कैसे आया, सेट बनाया, नॉन एम्प्टी सेट है, उसके बाद हमने क्या किया, सबसेट ऑफ एक्स का सबसेट निकाल लिया और उसका पावर सेट बना लिया। ठीक है, और ये कंडीशन दी थी अगर ए रिलेशन बी है, यानी ए कामा बी बिलोंग टू आर है, तो ए सबसेट होगा बी का। इसके हिसाब से हमने रिफ्लेक्सिव चेक कर लिया, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो आई होप आप लोगों को क्लियर ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन में गिवन है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑनटू फंक्शन फ्रॉम द सेट 1 2 3 डॉट 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 n टू इटसेल्फ। यानी हमें निकालना है नंबर ऑफ ऑल ऑनटू फंक्शन, यानी कितने ऑनटू फंक्शन बनेंगे उनकी संख्या बतानी है हमें। और हमारा सेट गिवन है 1 2 3 से लेके n तक। तो हम इसको मान लेते हैं हमारा सेट ए गिवन है हमारा 1 कामा 2 कामा 3 और ये n तक गिवन है सेट। ठीक है, अब इसको समझते हैं हम लोग। जैसा कि ये सेट गिवन है तो इससे हम क्या प्रूव कर सकते हैं, ये पहले से इन्होंने बोला कि ऑनटू फंक्शन है और ये बताना कि कितने ऑनटू फंक्शन बनेंगे। तो इसके हिसाब से अगर हम वैक्यूल्स बनाते हैं और इसमें एलिमेंट लेते हैं, मान लीजिए 1 है 2 है 3 और 4 है, एग्जाम्पल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ अभी, एग्जाम्पल से 1 2 3 4, ये सपोज ऐसा एलिमेंट गिवन है, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट एलिमेंट नहीं है, एक लिमिटेड एलिमेंट दे रखा है n तक। बात समझ में आ रही, तो ये हमारा डोमेन हो गया और ये को डोमेन हो गया। हमने मान लिया कि 1 2 4 हमारा एलिमेंट गिवन है। अब ये क्या हो जाएगा, अगर ये ऑनटू फंक्शन है तो ये क्या होगा, प्री इमेज इसकी होगी, जैसे 1 की इमेज प्री मिल जाएगी, 2 की प्री होगी, 3 की मान लो कुछ भी होगी, या 3 होगी या 4 की, सबकी प्री इमेज यहाँ पे होगी, तभी ये फंक्शन ऑनटू होगा। अगर ऑनटू है तो ये भी क्लियर है, तो फंक्शन 1 1 भी होगा, क्योंकि सबकी प्री इमेज अगर है तो कोई भी एलिमेंट यहाँ खाली नहीं होगा रिलेशन बनाने से, और कोई भी एलिमेंट अगर खाली नहीं रिलेशन बनाने से तो 1 1 भी हो जाएगा। बात समझ में आ रही,
तो इसी बात को लिखते हैं, फंक्शन is defined on a finite set A and f is onto, so it must be 1 फंक्शन। ठीक है, अगर हमारा फंक्शन फाइनाइट है सेट ए और वो फंक्शन ऑन भी है तो हमारा क्या हो जाएगा, वो फंक्शन ऑटोमेटिक 1 फंक्शन हो जाएगा। तो ये बात रही 1 फंक्शन हो जाएगा। आप एक चीज समझते हैं हम लोग कि हमारा जो फंक्शन गिवन है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालेंगे ऑन के लिए, उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसा कि 2 सेट हमने मान लिया है और इसमें एलिमेंट फिर से हमने ले लिया है 1 to 4 और 1 to 4, ये हमारा डोमेन है और ये कोडोमेन है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, देखिए 1 का जो हमारा प्री इमेज है, 1 के लिए जो प्री इमेज है वो कितने बचे हमारे लिए, कितने एलिमेंट है प्री इमेज बनाने के लिए, 4 एलिमेंट है। यानी आप 1 की अगर प्री इमेज बनाते हो, प्री इमेज चाहिए आपको, तो आपके पास कितने इमेज मतलब यहाँ पे एलिमेंट है, 4 एलिमेंट। और 2 की जब प्री इमेज बनाओगे तो कितने मतलब एलिमेंट बचेंगे, ये नंबर ऑफ एलिमेंट मैं लिख रहा हूँ। तो एक तो एलिमेंट प्री इमेज हो चुका है, तब 4 एलिमेंट थे हमारे पास यहाँ को डोमेन में। आप दूसरे का एलिमेंट जब बना रहे हैं तो कितने प्री इमेज बचेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, 3। इसी तरीके से अगले एलिमेंट के लिए यानी 3 एलिमेंट के लिए प्री इमेज जो हमारे पास बचेगी वो 2 एलिमेंट बचेंगे। फिर अगले एलिमेंट के लिए यानी 4 के लिए जो प्री इमेज बचेगी, नंबर ऑफ प्री इमेज वो कितनी बचेगी, 1 बचेगी। इस हिसाब से देखिए ऑन फंक्शन में जो हमारा नंबर ऑफ ऑन फंक्शन बन रहा है वो 4 × 3 × 2 × 1 बन रहा है। तो 4 × 3 × 2 × 1। आप ध्यान से देखें तो ऐसा क्या है, ये फैक्टोरियल 4 है, क्योंकि 4 × 3 × 2 × 1 क्या हो जाता है, फैक्टोरियल 4 हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर 4 एलिमेंट यहाँ पे हैं और पूछा जाए ऑन फंक्शन के कितने नंबर बनेंगे, कितने नंबर ऑफ ऑन फंक्शन होंगे, तो इस हिसाब से कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। यही चीज इस क्वेश्चन में पूछी गई है, लेकिन यहाँ पे क्या है, n दे रखा है एलिमेंट। अब n एलिमेंट दे रखा है तो हमें क्या बनना चाहिए, n के हिसाब से हमें क्वेश्चन लगाना है। तो n के हिसाब से लगाते हैं। तो पहली बात तो ये हमारी प्री इमेज बनेगी, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ वैक्यूल्स ताकि क्लियर तरीके से समझ में आ जाए। वैक्यूल्स बना लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे 1 है, 2 है, 3, 4, 5, इस तरह से एलिमेंट कितने तक हैं, n तक हैं। सेम इसमें भी हो जाएगा 1 2 3 4 5, यहाँ से n तक हो जाएगा। अब इसके हिसाब से देखिए 1 की प्री इमेज के लिए कितने एलिमेंट आपके पास हैं, तो प्री इमेज ऑफ 1 क्या है हमारा, बिलोंग टू क्या है, सेट ए का है, ये हमारा सेट ए था। ठीक, 1 बिलोंग टू ए, कैन बी एनी वन ऑफ एन एलिमेंट। बात समझ में आई, ये क्या लिखा गया है, 1 की प्री इमेज के लिए इसके पास कितने एलिमेंट हैं जिससे ये प्री इमेज बना सकता है। हमारे पास कितना है, डोमेन में n एलिमेंट है, इसीलिए लिखा गया प्री इमेज ऑफ 1 कैन बी एनी वन ऑफ n एलिमेंट। इस n एलिमेंट में से किसी से भी इमेज प्री इमेज बना सकता है। ठीक है, इसी तरीके से सिमिलरली प्री इमेज ऑफ 2 हमारा एलिमेंट है जो कि बिलोंग करता है ए से, कैन बी एनी वन ऑफ n-1 एलिमेंट, क्योंकि एक एलिमेंट तो हमारा पहले वाले से इमेज बना चुका है एक एलिमेंट, तब n एलिमेंट थे। अब एक एलिमेंट जब बन गया तो हमारा कितना हो जाएगा, n-1 एलिमेंट बचेंगे हमारे साथ रिलेशन बनाने के लिए। बात समझ में आ रही है। सिमिलरली प्री इमेज ऑफ n बिलोंग टू a। अब हमारा n एलिमेंट का प्री इमेज निकालना है, तो n बिलोंग टू a कैन बी 1 एलिमेंट, क्योंकि अब हमारे पास जब हम n एलिमेंट पे पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे कितना एलिमेंट बचेगा, सिर्फ एक एलिमेंट बचेगा, क्योंकि बाकी का प्री इमेज तो बन चुका रहेगा। बात समझ में आ रही। जैसे मैंने वो एग्जाम्पल के थ्रू बताया था
ये एग्जाम्पल देखिए, इसके थ्रू मैंने बताया था अभी के आपको। तो इसमें यह था कि जो लास्ट एलिमेंट हमारा 4 है उसके लिए कितना बना प्री इमेज, एक ही एलिमेंट बचता है लास्ट में। इसी तरीके से अब n एलिमेंट रहेंगे तो उसके लिए इमेज तो नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ कितने बचेंगे, वो 1 ही बचेंगे। ठीक है, बात क्लियर आ रही है। तो प्री इमेज ऑफ n बिलोंग टू a कैन बी 1 एलिमेंट। तो यहां से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन, यहां से नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन क्या हो जाएगा, पहले n आएगा, फिर n-1 हो जाएगा, n-2 हो जाएगा, डॉट 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 इस तरह से 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी यहां से क्या फैक्टोरियल बन जाएगा, n फैक्टोरियल बन जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन कितने बनेंगे, n फैक्टोरियल बनेंगे। बात समझ में आ रही। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोगों ने, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, लेट a इज इक्वल टू -1 0 1 2, यानी एक सेट दे रखा है। b इज इक्वल टू -4 -2 0 2, b दूसरा सेट दे रखा है। एंड एफ जी सच दैट a गोज टू b, यानी फंक्शन हमारे पास दो है, f और g है। b फंक्शन डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वेयर x बिलोंग टू a, एंड gx इज इक्वल टू 2 मॉड x माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 वेयर x बिलोंग टू a। यानी हमारे पास दो फंक्शन है जिसका डोमेन a है और कोडोमेन b है, जहां पे फंक्शन fx दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और gx दे रखा है 2 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन 2 मॉड में और माइनस 1 बाहर है। आर एफ एंड जी इक्वल, क्या एफ एंड जी दो फंक्शन दो है वो इक्वल है या नहीं है, ये ऐसा बताना है। जस्टिफाई योर आंसर, और आंसर को जस्टिफाई करना है। हिंट देखिए क्या दे रखा है, हिंट में नॉट नोट दैट टू फंक्शन f such that a goes to b and g such that a goes to b such that f of a is equal to g of a, यानी जो फंक्शन f है उसमें वैल्यू अगर रखेंगे उसी फंक्शन में दूसरे फंक्शन में g of a वही वैल्यू रखेंगे तो इक्वल आना चाहिए। फॉर a बिलोंग टू a आर कॉल्ड द इक्वल फंक्शन, ऐसा अगर हम लोग करते हैं तो इक्वल फंक्शन कहलाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। थोड़ा सा लेंदी लग रहा है क्वेश्चन देखने में, लेकिन है नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे दो सेट दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, इसको दो सेट पहले लिख लेते हैं। सेट ए दे रखा है -1 0 1 2, ये है। सेट बी गिवन है हमारा -4 -2 0 2, ये हो गया सेट बी। ठीक है, और हमारा जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और जी एक्स गिवन है हमारा 2 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। ठीक है, ये दे रखा है। अब ये कहा जा रहा है कि x और y नहीं, f एंड g इक्वल फंक्शन है, ऐसा प्रूव करना है। और इक्वल तभी प्रूफ होगा जब हमारी वैल्यू, जैसे a वैल्यू पुट करते हैं फंक्शन a में, तो वही a वैल्यू फंक्शन g में पुट करेंगे और दोनों वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। अगर वैल्यू दोनों इक्वल आती है तो फंक्शन कह रहा है कि इक्वल माना जाएगा। ठीक है, तो इसी मेथड के अप्लाई करते हैं क्योंकि हिंट में दिया गया है। तो अब f such that a goes to b दिया है, ये भी चाहे लिख दें, f such that a goes to b, यानी डोमेन हमारा a है और कोडोमेन b है। ठीक है, तो वैल्यू पुट करके हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक, a की वैल्यू हम सारी वैल्यू एक एक करके पुट करेंगे और fx निकालेंगे और gx निकालेंगे। तो पहली वैल्यू निकालते हैं -1, f ऑफ -1 निकालेंगे तो इसमें -1 रखेंगे x की जगह पे, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और x की वैल्यू माइनस है तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1, माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई होगा +1 हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 2। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से f ऑफ 0 निकालेंगे, अब x की जगह पे 0 वैल्यू पुट करेंगे तो 0 माइनस 0 हो जाएगा, यानी आंसर 0 आ जाएगा। f ऑफ 1 निकालेंगे तो f ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर और -1, यानी 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। f ऑफ 2 निकालेंगे, f ऑफ 2 वैल्यू हमारी हो जाएगी 2 का स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2, यहाँ पे 4 आ जाएगा। सिमिलरली क्या करेंगे हम, gx में वही सेम वैल्यू हम निकालेंगे, जो -1 0 1 और 2 हम लोगों ने पुट किया है fx में, सेम gx निकालेंगे। तो gx में पहले हम लोगों ने क्या निकाला था, -1, तो g ऑफ -1 निकालेंगे और x की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे -1, तो 2 इंटू मॉड के अंदर यहाँ पे x की वैल्यू आएगी -1 अपॉन 2, मॉड क्लोज हो जाएगा -1। अब मॉड के अंदर क्या होता है, मॉड के अंदर जो भी नेगेटिव वैल्यू आती है, मॉड हटने पे क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है।
-1, अब -1/2 क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 -2 और -1 -3/2 हो जाएगा। तो 2 इंटू -3/2 इतना हो जाएगा, जो कि +3/2 बाहर आके निकलेगा -1। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो g ऑफ -1 कितना आ गया, 2 आ गया। सिमिलरली क्या करेंगे, g ऑफ 0 निकालेंगे हम लोग, क्योंकि f ऑफ 0 हम लोगों ने निकाला था। तो g ऑफ 0 निकालेंगे तो x की वैल्यू हम 0 रखेंगे, 2 इंटू यहाँ पे 0 रखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा -1/2। अब -1/2 से मार्ट से बाहर आएगा तो बचेगा 1/2। यहाँ पे कितना है -1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 -1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगला निकालेंगे g ऑफ 1, g ऑफ 1 निकालेंगे तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो 2 इंटू 1 -1/2, तो 1/2 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 -1। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी 1 -1 0 आ जाएगा। अगला निकालेंगे g ऑफ 2, g ऑफ 2 निकालेंगे तो x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो 2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 2 -1/2, तो 2 2 जा 4 -1 यानी 3/2 यहाँ पे वैल्यू आएगी, तो 3/2 यहाँ पे मैं रख दे रहा हूँ -1। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 -1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, f ऑफ -1 की वैल्यू कितना आई है, 2 आई है। यहाँ पे g ऑफ -1 की वैल्यू कितना आई है, 2 आई है, दोनों की सिमिलर है। f ऑफ 0 आया 0, तो g ऑफ 0 भी 0 आया है। f ऑफ 1 आया 0, तो g ऑफ 1 भी आया 0। तो ये क्या बताया जा रहा है, इक्वल आ रही वैल्यू। इसका मतलब फंक्शन जो हमारा f है और फंक्शन g है वो भी दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसी बात को लिखते हैं, f ऑफ -1 इज इक्वल टू आ रहा है g ऑफ -1, f ऑफ 0 इज इक्वल टू आ रहा है g ऑफ 0, f ऑफ 1 इज इक्वल टू आ रहा है g ऑफ 1, f ऑफ 2 इज इक्वल टू आ रहा है f ऑफ 2 इज इक्वल टू आ रहा है g ऑफ 2। बात समझ में आ रही है? तो इससे क्या हो जाता है, फंक्शन क्लियर हो जाता है। सिमिलरली f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो रहा है, g ऑफ x। ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू gx हो जाएगा। तो इससे प्रूफ हो गया s फंक्शन जो हमारा है f एंड g आर इक्वल फंक्शन। बात क्लियर हो रही है बच्चों? तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल फंक्शन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्लियर समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं। क्वेश्चन नंबर गिवन है, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 एक सेट गिवन है हमारा, देन नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव इज। तो ये पूछा गया कि एक सेट हमारा गिवन है, तो पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ रिलेशन, कितने रिलेशन बनेंगे ऐसा पूछा जा रहा है। लेकिन उसमें ये कंडीशन दे रखी है कि 1 2 एंड 1 3 ये दोनों पेयर उसमें होने ही चाहिए। दूसरी कंडीशन ये कि रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए और सिमेट्रिक भी होना चाहिए, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेट लिखते हैं 1 2 3, ये हमारा सेट है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग a क्रॉस a निकालेंगे हम लोग, तो इसमें क्या आ जाएगा, a क्रॉस a 1 आ जाएगा, 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट जब आप करेंगे तो ये इस तरह से हमारा आ जाएगा। तो ये कैसे आता है, ये मैंने पहले बताया है, कैसे दो वैक्यूल्स बनाते हैं उसके बाद ये करते हैं इस तरह से। तो ये इस तरह से आ जाएगा, ये मैंने पता रखा है। अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे आता है, तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो अब इससे रिलेशन बनाना, हमारे पास ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, रिलेशन बनाना है। लेकिन रिलेशन में क्या कहा गया, 1 2 और 1 3 होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए। तो अगर रिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, a a होता है रिफ्लेक्सिव के लिए, यानी सेम एलिमेंट होना चाहिए पेयर में। तो यहाँ पे पहले वो लिख सकते हैं 1 1 2 2 3 3, ये हमारा सारा आ जाएगा। 3 3 हो गया, 2 2 हो गया, 1 1 हो गया, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है, एलिमेंट सेम होते हैं, a a। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव तो हो गया, लेकिन सिमेट्रिक भी होना चाहिए ऐसा कहा जा रहा है। अब सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन करेंगे आप लोग, कोई एक कंडीशन ले लेते हैं। ठीक है, अगर 1 2 लेते हैं, अच्छा सिमेट्रिक से पहले ये देख लेते हैं इन्होंने कंटेनिंग क्या कहा है, 1 2 और 1 3 होना चाहिए। तो 1 2 अगर लेते हैं एंड 1 3, क्योंकि ये बोला कि कंपलसरी है पेयर, ये तो होना ही चाहिए, तो हमें तो लेना ही पड़ेगा इसको। तो 1 2 एंड 1 3 ले लिया। ठीक है,
1, 2 जब लिया है तो हमें सिमेट्रिक भी सेट करना पड़ेगा। अगर आपके पास पेयर 1, 2 है तो इसका 2, 1 भी होना चाहिए, क्योंकि सिमेट्रिक का रूल है A, B एंड B, A दोनों होना चाहिए। तो 1, 2 है तो 2, भी 1 भी होना चाहिए। तो ये निकल गया और ये निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे 1, 3 आपने लिया है तो 3, 1 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि सिमेट्रिक कंडीशन फुलफिल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्सिव भी और सिमेट्रिक भी है, इसलिए 1, 3 हमने लिया है, क्योंकि इसने कहा है क्वेश्चन में 1, 3 आपको कंपल्सरी है लेना। तो उस हिसाब से 3, 1 भी होना चाहिए, तभी तो सिमेट्रिक होगा। बात समझ में आ रही? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए हमारा 1, 3 भी हो चुका है और 3, 1 भी हो चुका है। यहाँ पे क्या क्या बचा अब? 3, 2 बचा हुआ है और 2, 3 बचा हुआ है। तो इसको भी अगर हम लोग ले लें 2, 3 ले लेते हैं और 3, 2 इसका अपोजिट हो जाएगा कि A, B और B, A, तो ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। अभी हमें ध्यान देना ये है कि क्या ये इसमें ट्रांजिटिव तो नहीं हो रहा है कहीं केस? ट्रांजिटिव का केस आपको पता है? ट्रांजिटिव का केस क्या होता है? अगर A, B बिलोंग टू R है एंड B, C बिलोंग टू R है, देयरफॉर A, C भी बिलोंग टू R होना चाहिए, ऐसा होता है। यानी अगर दो एलिमेंट ये सेम है B, B, तो हमारा ये वाला A, C लास्ट में आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं इसमें कहीं, अगर आप 2, 1 लेते हैं तो ये कॉमन है, तो 1 से शुरू होने वाले कौन है? ये है, ये लेते हैं। 2, 1 लेते हैं तो अगला क्या होगा? 1, 3, यानी 2, 3 आ जाएगा, तो 2, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या केस बन जाएगा? ट्रांजिटिव बन जाएगा। समझ में आ रही बात? तो हमें क्या करना है? ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, तो हम ये 2, 3 और 3, 2 नहीं ले सकते। बात समझ में आ रही है? देखो मैं इसको अच्छे से समझा देता हूँ, आप लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, क्लियर। देखते हैं, ऐसे करते हैं। अगर आप यहाँ से 2, 1 लेते हैं, 2, 1 लिया जो कि बिलोंग टू R है, अगला 1 से शुरू होने वाला कौन है? 1, 3 ले लिया आपने, 1, 3 बिलोंग टू R है, तो ये A, B बिलोंग टू R हो गया और B, C बिलोंग टू R हो गया। ये दोनों एलिमेंट बराबर है, तो देयरफॉर क्या होना चाहिए? 2, 3 बिलोंग टू R होना चाहिए, तो 2, 3 बिलोंग टू R बन रहा है, और जो कि इसमें हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में है 2, 3 है कि नहीं? ये देखो है, तो इस हिसाब से तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो हमें 2, 3 नहीं लेना है, ठीक है। 2, 3 नहीं लेंगे, ना ही 3, 2 लेंगे, ठीक है, क्योंकि 2, 3 लेंगे तो उसके लिए सिमेट्री के लिए 3, 2 लेना पड़ेगा और ट्रांजिटिव में वो फेल हो जाएगा। तो हमें 2, 3 भी नहीं लेना है और 3, 2 भी नहीं लेना है, यानी हमारा जो रिलेशन बनेगा यहीं तक बनेगा। और ऐसी सिर्फ एक ही कंडीशन होगी, 1, 1 2, 2 3, ये बन गया हमारा रिफ्लेक्सिव। 1, 2 1, 3 इन्होंने बोला था कंडीशन लेना ही है, तो आपने अगर इसको लेना ही है तो 1, 2 का अपोजिट सिमेट्रिक की वजह से 2, 1 लेना पड़ेगा और 1, 3 का अपोजिट 3, 1 भी लेना पड़ेगा, ठीक है। और इससे ज़्यादा हम ले नहीं सकते क्योंकि ट्रांजिटिव हो जाएगा अगर ले लेंगे, और यहाँ दिखाना कि ट्रांजिटिव नहीं है। तो ऐसा सिर्फ एक ही केस हो सकता है और कोई रिलेशन नहीं बनेगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? जैसा कि क्वेश्चन गिवन है, लेट A इज इक्वल टू 1, 2, 3, एक सेट गिवन है A इज इक्वल टू 1, 2, 3, देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कंटेनिंग 1, 2 इज, यानी हमें इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है कि कितने बनेंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि उसमें जो एक पेयर होना चाहिए 1, 2 भी होना चाहिए। अब इसमें ऑप्शन दे रखा है 1, 2, 3, 4। तो चलिए इसको, ये क्वेश्चन नंबर जो पिछला था 6 क्वेश्चन, सिमिलर उसी तरीके से क्वेश्चन है। तो देखते हैं सेट हमारा जो गिवन है वो क्या है, 1, 2, 3 ये है, ठीक है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, A क्रॉस A यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो A क्रॉस A क्या हो जाएगा? 1 का क्या हो जाएगा? 1, 1, 1, 2, 1, 3, ये हो गया 1 से। सेकंड का क्या हो जाएगा? 2, 1, 2, 2, 2, 3 एंड 3 से हो जाएगा 3, 1, 3, 2, 3, 3, ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब इसके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं इससे क्या हम बनाएंगे? रिलेशन बनाएंगे। यहाँ पे रिलेशन क्या गिवन है कि इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है, यानी इक्विवेलेंस के लिए क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए और सिमेट्रिक भी होना चाहिए। तो ऐसे कितने रिलेशन बनेंगे ये हमें निकालना है, लेकिन 1 और 2 हमारा पेयर भी होना चाहिए। तो देखते हैं इसमें से, देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है? A, A होना चाहिए, यानी 1, 1, 2, 2 और 3, 3 तो होगा ही होगा। 1, 1, 2, 2, 3, 3, ये एलिमेंट लेने से इससे क्या हो जाएगा? ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, क्योंकि A, A रिफ्लेक्सिव होता है। अब सिमेट्री के लिए क्या होता है?
सिमेट्रिक के लिए आप अगर लेते हैं, यहाँ पे गिवन क्या है 1, 2 तो होना ही चाहिए। तो अगर आप 1, 2 लेते हैं तो सिमेट्रिक की वजह से इसको क्या करना पड़ेगा, 2, 1 भी हमें लेना पड़ेगा ताकि सिमेट्रिक भी हो जाए। अब हमें 1, 2 ले लिया और 2, 1 ले लिया। अब ये देखिए क्या ये ट्रांजिटिव भी है या नहीं है, क्योंकि हमने रिफ्लेक्सिव ले लिया और सिमेट्रिक ले लिया तो ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तभी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ट्रांजिटिव के केस में क्या होता है, जैसे A, B, यहाँ पे B और B सेम है दोनों, यानी A, B और B, C, तो 1, 1 होना चाहिए, यानी 1, 1 यहाँ पे। तो ठीक है, ट्रांजिटिव यहाँ तक शो कर रहा है। और कोई एलिमेंट ले सकते हैं क्या इसमें, यहाँ तक ट्रांजिटिव शो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यानी एक रिलेशन तो ये कंफर्म है, एक रिलेशन ये बन जा रहा है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ऐसा कोई दूसरा रिलेशन बनेगा क्या, देखते हैं। पहली बात तो ये पूरा जो है हमारा एलिमेंट पहले वाला वो तो आ ही जाएगा, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 1, ये तो होगा ही होगा, क्योंकि एवरी एलिमेंट जितना भी रिलेशन बनेगा उसमें 1, 2 होना चाहिए, ऐसा कंडीशन है। अब इसके आगे कौन से एलिमेंट हम ले सकते हैं, देखिए 1, 1 ले चुके हैं, 1, 1 हो गया है, 2, 2 हो गया है, 3, 3 हो गया, और 1, 2 भी हो गया, 2, 1 हो गया है, ठीक है। अब इसके आगे जो बचता है 1, 3 अगर लेते हैं हम 1, 3, तो 1, 3 की वजह से हमें 3, 1 भी लेना पड़ेगा, क्यों, ताकि ये क्या हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए, ठीक। ओके, तो 1, 3 भी हो गया और 3, 1 भी हो गया, क्या बचा, 2, 3 बचा और 3, 2 बचा है। तो अगर 2, 3 भी लेते हैं एलिमेंट, तो इसका रिफ्लेक्सिव करने के लिए 3, 2 भी लेना पड़ेगा, तो रिफ्लेक्सिव ये हो जाएगा। अब ये देखते हैं 3, 3 है, इसमें क्या है, A, B और B, C, हमें ट्रांजिटिव अगर चेक करना है तो 3, यहाँ सेम है, यानी 2, हमारे पास 2, हमारे पास होना चाहिए, तभी ट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ पे 2, है, तो यानी इसका मतलब सही है, ट्रांजिटिव भी प्रूफ हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक भी एलिमेंट पेयर हमारा छूटा नहीं है, सारे एलिमेंट पेयर भी आ गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास रिलेशन जो बनेंगे वो 2 बनेंगे, इससे अधिक रिलेशन नहीं बन सकता, क्योंकि अब सारे पेयर हमारे आ चुके हैं और कोई पेयर बचा भी नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, बी ऑप्शन, यानी 2 पेयर 2 रिलेशन बन सकते हैं, हमारे नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 2 बनेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इसके ये मिसलेनियस चैप्टर हमारा एक्सरसाइज जो था ये कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे जो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है हमारे इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम में MCQ क्वेश्चन भी आते हैं, तो उसको जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है।